Very good morning to everyone. Myself, Dr. Deepika Mehra, Assistant Professor from Vijayashree Ayurved Medical College and Hospital, Kriyashali Department. As you all know that our college had started our regular talk series on COVID-19. So for that, our today's topic is interpretation of Kriya Kal in COVID-19. So for that, our today's speaker is Dr. Shilpa Tipke Madam. She is from Kriyashali Department. So for that, I would like to welcome. जैसा कि मैडम आपका ये टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रियाकाल, तो क्रियाकाल का क्या कोविड-19 से कोरिलेशन है? कर सकते हैं हम। क्रियाकाल क्या होता है? एक चिकित्सा का अवसर। क्रिया मतलब अगर दोष वैषम्य हो गया, विषमता हो गई है, उनको साम्य अवस्था में लाने के लिए, निरोग या फिर व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए जो क्रिया वर्ड यूज किया गया बेसिकली वो चिकित्सा की होती है। और जब काल हम लोग बताते हैं तो काल का मतलब होता है अवसर, मतलब क्रिया काल मतलब चिकित्सा का अवसर हम कह सकते हैं। तो कोविड-19 में भी मतलब हम कि कैसे दोष स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे क्रिया काल में क्या बताया गया है कि ये जो दोष होते हैं, विषमता होती है, वो भी तुरंत ही व्याधि को उत्पन्न नहीं करते जी, लेकिन वो क्या करते हैं, क्रम से व्याधि को उत्पन्न करते हैं। दोष अगर विषम हो गया, प्रकोपित हो गया है, तो वो एक क्रम के अनुसार ही दोषों को प्रकोपित करते हैं और रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो ये जो क्रिया काल है वो हम कह सकते हैं कि वो दोष का एक क्रमिक विकास है। जैसे इसमें आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि क्रियाकाल 6 अवस्थाएं मानी गई हैं। इसको षड क्रियाकाल भी बोला गया है, जिसमें संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त अवस्था, भेदावस्था, ये 6 अवस्थाएं बताई गई हैं। जिसपे क्या होता है, संचय अवस्था पहला जो है, तो उस पर हम लोग जानेंगे। संचय अवस्था में क्या होता है, जब दोष किसी भी कारण से प्रकोपित होता है, चाहे वो अवसाद में इंद्रियार्थ संयोग से हो, प्रज्ञा अपराध से हो, या ऋतुओं के अनुसार हो, या व्यय के अनुसार हो, दिन रात इसके हिसाब से भी हो सकता है। तो इन सब के अनुसार जब दोष प्रकोपित होता है तब क्या होता है, दोष के जो अपने स्थान बताए गए हैं हमारे आयुर्वेद में, वात पित्त कफ जो हमारे दोष हैं उनके अपने स्थान बताए गए हैं शरीर में, वो अपने स्थान में स्वाभाविक रूप से रहते हैं, तब तो शरीर का धारण करते हैं, मतलब वो निरोग अवस्था होती है, साम्य अवस्था। लेकिन जब वो प्रकोपित होते हैं तो वो अपने दोष अपने स्थान में ही क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसको कहा गया है संचय अवस्था। तो इस संचय अवस्था में भी दोष के अनुसार अलग अलग सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर वात दोष प्रकोपित हो रहा है, संचित हो रहा है, तो उस जगह पे क्या होगा, कोष्ठ जो है हमारा भरा सा महसूस होगा। अगर हम परकर्शन करते हैं तो वो डलनेस साउंड आती है। और अगर पित्त दोष के अगर संचय होने पर जो लक्षण देखें तो उसमें क्या होता है, हाँ, पित्ताभाषिता होती है। जैसे हमारे नेत्र हो गए, नख हो गए, स्किन हो गए, इसमें थोड़ी सी येलोइश कलर, मतलब पीलापन सा एहसास होता है। जो है हमारे स्किन का कलर देख लो, हमारे स्कैल्प का देख लो, नेल्स का देख लो, हमें थोड़ा सा वैसा लगता है, पित्ताभाषिता महसूस होती है, येलोइश दिखाई देती है। अगर कफ की बात करें, दूसरा सिम्टम भी मैडम हमें मंदूष्णता इसमें मंदूष्णता दिखाई देती है, तो शरीर में दाग भी उत्पन्न हो जाती है। मंदूष्णता में मैडम हमें क्या दिखाई देगा? मंदूष्णता में हम बोल सकते हैं जैसे मतलब अग्निमंद हो जाएगी, वो कफ दोष के प्रकोपित होने के, संचय होने के कारण होगा, वो कफ के कारण होगा, पित्त के कारण नहीं, तो वो अग्निमंद हो जाएगी। और हम लोग जो आहार ग्रहण कर रहे हैं, जो कफ वर्धक जो रहता है, उसके विपरीत गुण की इच्छा होती है। जैसे कफ गुण क्या होता है, शीत होता है, स्निग्ध होता है, उसके विपरीत हम लोग को उष्ण आहार विहार मतलब ग्रहण करना की इच्छा होती है। और ऐसे सिम्टम्स हमको इस संचय अवस्था में देखने को मिलते हैं। और ये जो संचय अवस्था है, ये दोष का जो ये रोग है, इसकी प्रथम अवस्था हम बोल सकते हैं। अगर इस अवस्था में अगर हमें चिकित्सा करनी हो तो जो दोष प्रकोपित हुए हैं वो इजीली मतलब ठीक हो सकते हैं, आसानी से ठीक हो सकते हैं। इसमें मैम कफज में भी लक्षण कहे गए हैं, हाँ, तो उसके क्या मैडम, जैसे आलस्य होना, अरुचि होना, अन्न द्वेष होना, ये सारी चीजें बताई गई। जी। तो बेसिकली आप जनरल इन टर्म्स में अन्न द्वेष यानी क्या होता है, आलस्य यानी क्या होता है, आलस्य मतलब हमें देखने को मिलता है, तो अंग शाद वगैरह मिलती है, मतलब बिना परिश्रम के ही हमको ऐसा महसूस होता है, थकान सा जी, बिना परिश्रम किए। अंग शाद मतलब यही है, ग्लानि। और अन्न द्वेष मतलब हमें खाने की इच्छा नहीं होती जी।
भूख नहीं लगती, अंग गौरवता में भारीपन सा लगता है पूरे मतलब बॉडी में, जी। गुरुता महसूस होती है। और ये पूरे संचय अवस्था में हम ये सिम्टम्स को देखकर हम जान सकते हैं कि दोस्त किस अवस्था में है जी। उसके हिसाब से हम उनकी चिकित्सा भी कर सकते हैं। बेसिकली मैडम अपना टॉपिक है क्रियाकाल के ऊपर। तो क्रियाकाल का भी दो तरीके से डिवीजन किए गए हैं, है ना मैडम? एक व्याधि ऋतुओं के अनुसार और व्याधियों के अनुसार। तो ऋतुओं के अनुसार क्षय प्रकोप अवस्था बताई गई है और प्रशम। जैसे ऋतुओं में क्या होता है कि जैसे अभी जो चल रहा है वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है जो अग्नियाँ होती है वो मंद होती हैं और हेमंत ऋतु में जो अग्नियाँ होती है वो अधिक अच्छी रहती है, तीक्ष्ण रहती है। तो अभी के समय में क्या होना चाहिए, वर्षा ऋतु में हमारी अग्नि जब मंद हो गई है तो हमें लघु आहार ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु आहार, तेल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, मिर्च मसाले, क्योंकि लोग बारिश के मौसम में ज़्यादा तेला भुना वैसा खाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है, लघु आहार लेना है, फाइबर युक्त आहार लेना है, ताकि हमारी जो अग्नि मंद हुई है इस ऋतु में वो आसानी से उसका पाचन कर सके। और हमारे आयुर्वेद में ये बोला भी गया है कि जो रोग है किसके कारण होती है, अग्नि के मंद होने के कारण ही मानी गई है। बिल्कुल। एंड द परफेक्ट एग्जाम्पल इज कोविड-19, जिसमें आम के कारण ही जो है ये रोग उत्पन्न हुआ है, ये बताया गया है। तो इसलिए षट क्रिया काल का भी इसमें इसलिए महत्व है कि ऐसे ही नहीं दोष जो है सडनली प्रकोपित नहीं हो जाते और तुरंत ही रोग को उत्पन्न नहीं करते। ये प्रॉपर अपने जो स्टेजेस है, स्टेज को, अवस्थाओं को पार करने के बाद ही एक लक्षण, एक रोग के उत्पन्न करते हैं। There is a correlation between षट क्रिया काल एंड कोविड-19। देन आफ्टर दैट मैम, जैसे कि आपने बताया कि इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करने के लिए, तो मतलब ये संचय हो गया है। तो मैम मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी संचय किस दोष का, जैसे कि आपने बताया कि वात, पित्त और कफ दोषों के संचय होने के कारण जो है लक्षण जनरेट होते हैं। तो इन नॉर्मल टर्म्स आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए मैडम कि वात किसके कारण जो है, वात दोष का किस कारण से संचय होता है? आहारज या विहारज, हम ऐसा कौन सी चीजें ग्रहण करते हैं जिसके कारण ये जो दोष है प्रकोपित होते हैं और इन अवस्थाओं पर चलते हैं? तो थोड़ा सा जैसे वात का है, वात दोष कब प्रकोपित होते हैं, ये आहार विहार के अंतर्गत हम मान सकते हैं। तो आहार में हमने जैसे कटु तिक्त कषाय वाले आहार जब ग्रहण करते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो उस जगह पे वो वात दोष प्रकोपित होते हैं, संचित होते हैं जी। ठीक है। वैसे ही पित्त में भी अगर हम लोग उष्ण, लवण, अम्ल इस टाइप के पदार्थ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और अधिक परिश्रम कर रहे हैं, ज़्यादा देर तक हम लोग उपवास कर रहे हैं जी। फास्टिंग, तो ही पित्त प्रकोपित होता है जी। और जो कफ है, कफ भी ज़्यादा मधुर, अम्ल, लवण, गुरुवादी आहार, स्निग्ध वगैरह आहार ज़्यादा ग्रहण करने से, आलस्य करने से, व्यायाम ना करने से और दिवास्वप्न मतलब दिन में शयन करने से, ये सारी चीज़ें मानी गई है जो वात मतलब कफ दोष को प्रकोपित करती है। बेसिकली जो व्याधियां हैं वे दोषों के प्रकोप के कारण होती हैं और यदि हम ऐसे निदान का सेवन करते हैं तब जाके ये दोष जो है अति विशेषण कंडीशन में जो है आते हैं। इसके अलावा ऋतुओं के अनुसार भी होती है संचय, प्रकोप और समन, और वय के अनुसार भी बोला जाता है, वय में एज के अनुसार। जैसे बाल्यावस्था में मेनली कफ दोष प्रकोपित होती हैं और युवावस्था में पित्त दोष और वृद्धावस्था में वात दोष प्रकोपित होती है। तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए ही उस टाइप के आहार विहार और औषध का ग्रहण करना है। Diet also and what we have to do and also according to that exercise and all. So after संचय मैडम कौन सा आप पार्ट लेना चाहेंगे? प्रकोप। इसके बाद आता है सेकंड आपका प्रकोप अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, आचार्यों ने कहा है कोपस्तु उन्मार्गगामिता, मतलब जो दोष के स्वाभाविक जो स्थान बताए गए हैं वो उन स्थान से बढ़ करके गमन करने लग जाते हैं, उसे बोला जाता है उन्मार्गगामिता, मतलब ये बीमार गमन करने लग जाती है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैंने अपने को तब देखने को मिलता है जब हम इडली बनाते हैं, फर्मेंटेशन की क्रिया जब होती है तो अचानक से जो खमीर रहता है वो पतीले में से उठ के बाहर करके बाहर आने लग जाता है। सेम एज हमारी बॉडी में भी सेम प्रोसीजर होता है। ये क्या है, ये भी जो उन्मार्गगामिता है, प्रकोप अवस्था है, ये भी दो अवस्था के आधार पर होती है। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया
ये जो होता है वो क्वालिटेटिव हिसाब से होता है, मतलब गुण के परिवर्तन के आधार पे बताया गया फर्मेंटेशन की क्रिया। और एक होता है क्वांटिटेटिव, मतलब दोष ही मतलब ज्यादा बढ़ गए तो वो जैसे नदी हो गई, नदी में अगर जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो अपने किनारों और पुल वगैरह को तोड़ते हुए अपनी मर्यादा को पार करते हुए निकल जाती है। वैसे ही जैसे भी ये चल रहा है कोविड-19, वो भी मतलब क्वांटिटी अपनी मात्रा में ही बढ़ गई है और गुणों में भी वृद्धि कर रही है। देखा जा रहा है ऐसा, जैसे वेव आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव, तो उनमें भी उनकी गुणों में भी परिवर्तन आ रहे हैं, हर टाइम पे अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली मैडम प्रकोप के भी 2 डिविजन्स कहे गए हैं, प्रकोप एंड अप्रकोप कर जो होता है। हाँ तो थोड़ा सा तो वही प्रकोप भी क्षय और वृद्धि अवस्था बताई गई है। वृद्धि में भी संचय और क्षय, मतलब ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो गई तो भी ऐसा हो रहा है। और क्षय में क्या होता है कि गुण के आधार पर होता है, और क्षय होता है तो वो मात्रा में कम हो जाती है, तो उस अवस्था में भी प्रकोप होता है। और बेसिकली मैडम शायद पथ्य और अपथ्य के कारण ही होता है। प्रकोप एंड अप्रकोप। और प्रकोप भी जो होता है, इसमें जब दोष जो होते हैं प्रकोपित होकर गमन करने लग जाते हैं, तो ये भी किस टाइप के गमन करते हैं, ऊर्ध्व गति, अधः गति, तिर्यक गति, ये सारी चीजें आगे बताई गई हैं। जनरल टर्म्स में बताएं ऊर्ध्व गति क्या होता है, जैसे कोई भी दोष प्रकोपित होते हैं तो अगर ऊर्ध्व गति हो रही है तो हमारे बॉडी के ऊपर से, जैसे वमन होता है, वोमिटिंग होता है, छींक आती है, खांसी आती है, ये सारी चीजें जैसे खट्टी ढकार वगैरह, तो ये ऊर्ध्व गति होगी, शरीर के ऊर्ध्व भाग से जो निकल रही है, मतलब गमन कर रही है, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अगर अधः गति हुई तो उसमें जनरली जैसे हम लोग अतिसार, डायरिया देख सकते हैं, पाइल्स फिस्टुला, ये लोअर बॉडी के लोअर पोजीशन पे ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। और तिर्यक गति अगर बोला जाए तो तिर्यक गति में क्या होता है, वो स्किन डिसीज से रिलेटेड सारे सिम्टम्स देखने को मिलती हैं तिर्यक गति में। जी। उसके बाद में कौन सा स्टेज? इसके बाद आता है प्रसर अवस्था। ये तीसरी अवस्था बताई गई है षड क्रिया काल की, जिसमें क्या होता है, दोष जो है संचय हो गए हैं प्रकोपित होने के बाद प्रसर अवस्था, मतलब एक स्थान से वो दूसरे स्थान में गति करने लग जाती है। फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। हाँ, और फ्रॉम वन केस टू अनदर। ओके, यस मैम। तो ये है। और इस पे भी दोषों का कोई है क्या मैडम? हाँ, दोष भी होते हैं। और इनमें जो गति होती है, गति मेनली इसमें वात के कारण होगी और दूसरी रक्त के कारण होगी, क्योंकि वात जो है हमारे शरीर में गतिमान होता है, चेष्टामान होता है, रजगुण प्रधान बताया गया है। और कोई भी टाइप की क्रिया है, कोई भी क्रिया होती है वो सारी वात दोष के कारण होती है। तो वात दोष ही जो दोष को जो प्रकोपित हुए हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करती है। और दूसरी रक्त भी करती है, क्योंकि रक्त हमारी बॉडी में पूरी संचरित होती है, सप्लाई होती है पूरे अंग प्रत्यंग में। तो जो दोष होते हैं प्रकोपित हुए होते हैं वो भी रक्त के साथ मिल करके, रक्त को भी दूषित करके वो प्रसारित होते हैं, जो सप्लाइड आउट होते हैं। और जहाँ पे भी सप्लाइड आउट होते हैं वहाँ की व्याधि जो है, की अवस्था में हमें देखने को मिलेगी। ये आगे की स्टेज है। तो ये प्रसर अवस्था हो गई। इसके बाद आता है आपका स्थान संश्रय, ये 4th अवस्था है, जिसमें क्या होता है, व्याधि मतलब दोष प्रकोपित हो गया है, संचित होने के बाद प्रकोपित हो गए हैं, प्रसरित हो गए हैं। और इस अवस्था में स्थान संश्रय की अवस्था में जहाँ भी स्रोतों में विगुणता मिलती है, खाली जगह मिलता है, तो जो प्रकोपित दोष है वहाँ जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और जहाँ जिस दोष में मतलब जिस दुष्य मतलब धातु में जहाँ भी एकत्रित होते हैं वहाँ उस दुष्य धातु को दूषित करते हुए वहाँ की व्याधियाँ उत्पन्न करते हैं, मतलब अधिष्ठान के हिसाब से। मतलब जो भी दोषों को जहाँ पे भी स्थान मिलेगा, जैसे सप्लाइड आउट हो रहे हैं ब्लड के थ्रू वो, और कहीं पे भी जो है श्रोतवैगुण्य जो मिलेगा, है ना, वहाँ पे जाके दोष जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वहाँ की व्याधि जो है, स्थान विशेष की व्याधियों को उत्पन्न करते हैं, स्थान विशेष व्याधि को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो अवस्था है वो बताई गई है व्याधि उत्पन्न की प्रारंभिक अवस्था बताई गई है। इससे पहले जो अवस्थाएं थी वो तो क्या थी, दोष अपने स्थान से परिवर्तित हो रही थी जी, और मतलब उनको विकार नहीं बोला जाता, रोग नहीं बोला जा सकता, उनको बोला जाता है कि वो दोष अधिष्ठित होने के कारण वो सिर्फ विकार, मतलब उनके स्वरूप में ही सिर्फ परिवर्तन हो रहे थे। और जो रोग होता है वो क्या होता है कि वो अधिष्ठित होकर, स्थान में अधिष्ठित होकर के रोग को उत्पन्न करता है, तब उसे मतलब व्याधि बोला जा सकता है। तो
तो ये होता है स्थान संश्रय में। और ये जो 4th स्टेज है, यही व्याधि का प्रारंभिक स्थिति बताया गया है, काल बताया गया है। और इसको व्याधि का, भावी व्याधि का हम लोग बोल सकते हैं पूर्व रूप। मतलब जो आगे जो व्याधि उत्पन्न होने वाली है उसकी पहले जो सिम्टम्स दिखाते हैं वो स्थान संश्रय में ही देखा जाता है। मतलब व्याधि से पूर्व जो लक्षण दिखाई देते हैं, है ना? भावी व्याधि जो आगे होने वाली है जी, उसे हम स्थान संशय के फॉर्म में हम पता लगा सकते हैं कि नहीं ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ये व्याधि जो है हो सकती है। जी जी। नेक्स्ट जो हमारी आती है व्यक्त अवस्था। व्यक्त अवस्था वो अवस्था होती है जब व्याधि उत्पन्न होने के बाद जब विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं, उस लक्षण के हिसाब से हम उस व्याधि विशेष का नाम हम दे सकते हैं। जी जी जी। जैसे ये पर्टिकुलर अतिसार है, ये पर्टिकुलर काश है, ये पर्टिकुलर श्वास है, फीवर हो गया, टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो फीवर मतलब व्यक्त लक्षण। यस यस यस। तो सिम्टम के अकॉर्डिंग व्यक्त लक्षण। बिल्कुल। तो हम और आधमान जैसे हो गया, इसमें पेट फूल जाते हैं। जी, ये सारी चीजें। और अतिसार में जैसे मल का प्रवाहन हो रहा है, ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। जी जी। व्यक्त लक्षण है, तो ये हो जाता है हमारा व्यक्त अवस्था। ग्रहणी का भी मैडम बहुत अच्छे से इसमें जो एब्सेस देखने को मिलता है, और एब्सेस में भी, और ट्यूमर वगैरह भी बोल सकते हैं आप। एब्सेस में भी मैडम बढ़िया, उसमें अपने जो है दोष प्रकोप होने के कारण जो है बर्निंग सेंसेशन और सारी लक्षण जो है वो देखने को स्थान व्यक्ति। देन लास्ट स्टेज हमारी आती है मैडम भेद अवस्था। भेद अवस्था को अविदीर्ण अवस्था भी बोला गया। अविदीर्ण नाम मतलब कि ये अवस्था होती है भेद अवस्था, ये जो रोग जो होते हैं आगे जाकर विदीर्ण हो जाते हैं, मतलब एक अलग भिन्न हो जाते हैं। जैसे सोफ उत्पन्न हुआ है, स्वेलिंग है, तो वो एक अवस्था आने के बाद अगर चिकित्सा ना की जाए, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त अवस्था में अगर चिकित्सा ना की जाए तो वो लास्ट स्टेज आते तक वो जो सोफ स्वेलिंग होता है वो कैसा होता है, फट जाता है। जी जी। मतलब व्रण अवस्था को प्राप्त होता है। जी जी जी। तो जो एब्सेस हम बोल सकते हैं, ये सारी चीजें लास्ट में हम तो व्रण अवस्था, भेद अवस्था में मैडम हम ये कर सकते हैं कि हमें पहले लक्षण के थ्रू पता चल गया, फिर डिसीज कौन सा है ये पता चल गया, और डिसीज के बाद में भी ये डिसीज का कौन सा टाइप है ये बता सकते हैं। ये जो है हम कि किस दोष के कारण, पर्टिकुलर दोष के कारण ये हुआ है ना मैडम। इसमें सब टाइप्स जो है पता चल, जैसे सोफ का ही हम एग्जांपल लेते हैं यदि हम, तो वह वातज सोफ है, पित्तज सोफ है, कफज सोफ है, या ज्वर भी ले सकते हैं आप, वातज ज्वर, पित्त ज्वर, सन्निपात ज्वर, कफज ज्वर, ये आती है आपकी भेद अवस्था। ओवरऑल हम लुक ले सकते हैं मैडम कि मतलब ये डिसीज है, इसके ये टाइप्स है। देन फाइनली मैडम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे यदि हम आते हैं, सड़ी क्रिया काल से हम लोग अगर ट्रीटमेंट देखें तो सबसे पहले संचय अवस्था में हम लोग को अगर चिकित्सा करनी हो तो उस अवस्था मतलब लक्षण विशेष को देख करके कि किस दोष का इन्वॉल्वेशन है, किस टाइप के लक्षण वहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो उस आधार पर हम वहाँ पे सिर्फ निदान परिवर्जन कर सकते हैं। जी। मतलब जैसे हमने कफ दोष उत्पन्न हुई है, अग्निमंदता उत्पन्न हुई है, तो उसके अपोजिट हम लोग को उष्ण आहार विहार का ग्रहण करना है। ठीक है, तो जैसे स्निग्ध है तो स्निग्ध के एक अपन एग्जांपल यहाँ पे सेट आउट कर लेते हैं। जैसे संचय में ही हम लोगों ने देखा था स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पीतब्ध हस्ता, मंद उष्णता, अंग गौरवता, आलस्य, है ना मैडम। इसी में यदि हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यदि दोषों के अकॉर्डिंग करना चाहें तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा हिंट। जैसे कफ दोष के कारण ही अग्निमंदता हो रही, आलस्य आ रहा है, तो हम जैसे आलस्य क्यों आ रहा है, हम अब दिवा स्वप्न कर रहे हैं तो कफ की वृद्धि हो रही है तो आलस्य आ रहा है, अंगों में भारीपन लग रहा है, तो हम निदान परिवर्जन में दिन में ना सोएं, उस दिवा स्वप्न को ना ग्रहण करें और व्यायाम करें जी, तो शरीर में लघुता उत्पन्न होगी। डाइट भी उसके हिसाब से आप कफ के जो गुण बताए गए हैं उसके विपरीत आप आहार विहार ग्रहण करें, औषध का ग्रहण करें। जैसे अग्निवर्धक आहार का ग्रहण कर सकते हैं, आंवला हो गई आपकी, और अगर औषध बोले तो लवण भास्कर चूर्ण वगैरह हो गए, त्रिकटु वगैरह हो गए, चूर्ण हो गए, ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। ये तो हो गया संचय अवस्था में कैसे चिकित्सा करनी है ये। इसके बाद आता है प्रकोप अवस्था में। प्रकोप अवस्था में आप दोष के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे वात दोष है तो वातानुलोमन करना है, बिल्कुल। पित्त है तो उसमें आपको सुख विरेचन देना है, या फिर पित्त जो बढ़ गए हैं उनका समन करने वाले औषध और आहार को देना है, उस हिसाब से दे सकते हैं। और अगर संचय प्रकोप के बाद प्रसर अवस्था है तो उसमें भी आपको क्या देना है, वात में बस्ती देना है जी, पित्त में आपको विरेचन कराना है जी। अगर कफ दोष का प्रकोप है मतलब प्रसर है तो वहाँ पे आप वमन करा सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद आता है स्थान संचय। स्थान संचय में क्या बोला गया है, जो दूषित दोष के साथ दोष है, तो उनका जो एक मतलब स्थान संचय बोला गया ना उस अवस्था को, जो स्थान संचय में वो एकत्रित होकर आपस में मिलते हैं, तो उनके दोष समोचना बोला गया है। तो जब आपस में मिलते हैं तो मतलब रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो उन दोष और दूषित को अलग करना है आपस में। जी जी। तो ये भी चिकित्सा करनी है, इसको विघटन बोला गया है। और इसके बाद में हम आते हैं व्यक्तावस्था में। व्यक्तावस्था में क्या कर सकते हैं हम, लाक्षणिक चिकित्सा बताया गया शास्त्रों में। जैसे पित्त में अगर ज्वर है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो हम उस टेम्परेचर को कम करेंगे। जी जी जी। मतलब जैसे जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे अतिसार हो गया, मतलब एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में भी हम जो है सिम्टोमेटिक ही करते हैं। लक्षणों के आधार पे चिकित्सा करते हैं, फिर नॉर्मल टेस्ट वगैरह डायग्नोसिस होने के बाद में हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर्टिकुलर स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलर पैटर्न में रहता है ये व्यक्तावस्था सिमिलर है वैसे। और लास्ट आता है हमारा भेद अवस्था। इसमें शास्त्र में वर्णित है दोष प्रत्यानिक और व्याधि प्रत्यानिक, और साथ में उभय प्रत्यानिक बोला गया। मतलब दोष प्रत्यानिक मतलब जैसे दोष है, वात पित्त कफ किस दोष का है, क्योंकि भेदावस्था में तो हमको पता चल जाता है कि कौन सी व्याधि किस टाइप की है, मतलब कौन से दोष के प्रधान टाइप से हुई है। तो उस हिसाब से जो दोष बढ़े हुए हैं उनका मतलब उनके विपरीत चिकित्सा करते हैं दोष प्रत्यानिक में। और व्याधि प्रत्यानिक क्या होता है, उसमें हम दोष को नहीं देखते, लेकिन व्याधि जैसे अतिसार में क्या होता है, मल का प्रवाहन हो रहा है, तो हम मल को प्रवाहन जो हो रहा है उसे रोकना है। तो हम जैसे कुटजर तो वो सारी चीजें, ये व्याधि प्रत्यानिक हो गया। और उभय प्रत्यानिक में क्या होता है, हम दोष और व्याधि दोनों के अकॉर्डिंग चिकित्सा करते हैं। तो ये हो गया हमारा भेदावस्था में चिकित्सा। और इस अवस्थाओं में जो षड क्रियाकाल बताए गए, इन अवस्थाओं में अगर हम चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा जो होती है हमारी सफल होती है, साध्य होती है। और अगर इसके बाद भी अगर हम चिकित्सा ना करें तो वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे जो रोग होते हैं वो बलवान होते जाते हैं, और हमको मतलब चिकित्सा करने में वो कठिन होने लगते हैं, मतलब वो असाध्य हो जाते हैं। असाध्य बोला गया है कि यदि हम बाद में करते हैं तो वो इतने ज्यादा प्रकोपित हो जाते हैं कि उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, अपने हाथ में चली जाती हैं। इसलिए इसका वर्णन जो है हमारे सुश्रुत संहिता में बताया गया, सुश्रुत जी ने किया गया है कि ये 6 स्टेजेस जो है, इन अवस्थाओं में आपको अवसर मिला हुआ है कि फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में नहीं कर पा रहे तो फोर्थ स्टेज में करें, फोर्थ स्टेज में नहीं कर पा रहे तो फिफ्थ में करें, फिफ्थ में नहीं कर पाए लास्ट स्टेज में करें। तो ये आपको अवसर मिला हुआ है, इन अवसरों में आप जो है चिकित्सा करें तो वह रोग के साध्य हो सकते हैं। अदर किसी ये सारी स्टेजेस आप स्किप आउट कर जाते हो तो वह रोग असाध्य में चला जाता है और अत्यधिक कष्टकारी होता है। तो बिल्कुल मैडम, और जैसा कि आपने कोविड-19 के साथ में षड क्रियाकाल का महत्व बताया है मैडम, इसकी उपयोगिता क्या रहेगी मैडम? उपयोगिता हम ये जान सकते हैं कि चिकित्सा के पर्पज पे कि हमको मतलब रोग का कारण जो है, किस दोष के कारण। हमारे आयुर्वेद में क्योंकि जैसे मॉडर्न में कोविड-19 में क्या करते हैं, स्वाब टेस्ट करते हैं, उसके थ्रू हमको पता चलता है कि ये कोविड-19 है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में क्या होता है, हम पारंपरिक निदानिक की आवश्यकता होती है, निदान की आवश्यकता, उसमें हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति की जो शरीर के प्रकार है, मतलब किस प्रकृति का, वो जानने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्या क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं, और किस दोष के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं जी, उस दोष को हम जानने की कोशिश करते हैं। वो भी कैसे, उनके साइन और सिम्टम्स के आधार पर हमको उनको डायग्नोस करना होता है। उसके बाद हम रोग का बल जानते हैं, रोगी का बल जानते हैं, उनकी अग्नियाँ कैसी हैं ये जानते हैं, और उसके आधार पर कोस्ट कैसा है, उसके आधार पर ही हम उस व्यक्ति का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक थेरेपी बनाते हैं आयुर्वेद में। जी जी जी। कोविड-19 में मैडम ये बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिला कि कोविड जो है वह कफत वातज व्याधि कही गई है। वातज व्याधि मतलब हम कहते हैं नहीं पाते, क्योंकि इसमें वात का भी इन्वॉल्व है, पित्त भी है, कफ भी है, अगर कफ बोला जाए जो लक्षण मिलते हैं इसलिए। और इसमें लोगों ने मैडम क्या किया है, उसका शमन करने के लिए उष्ण पदार्थ जो है मैक्सिमम खाए हैं, गरम गरम काढ़ा पिया है, बिना अपना प्रकृति का विचार करते हुए, बिना अपने कोष्ठ का विचार करते हुए। तो कई लोगों को बिना अग्नि के कई लोगों को इसको साइड इफेक्ट भी देखने को मिले हैं, कई लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो ऑब्वियस जिन लोगों के मृदु कोष्ठी हैं और जिनको सही नहीं हो रहा है, गरम गरम काढ़ा पिया है, ट्रिकोटोएनॉल ऐड करके किया है, माउथ अल्सरेशन एंड ऑल जो है उनको सिम्टम्स भी देखने मिले हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
मेरी आप सभी से जो है यह अनुरोध है कि अपनी प्रकृति, अपना बल जो बिना जाने Yes, अपना yes. चिकित्सा प्रारंभ ना करें। यस आयुर्वेद फिजिशियन से कंसल्टेशन के बाद ही जो भी चीज़ें हैं वो आप स्टार्ट आउट करें। ठीक है मैडम। और थोड़ा सा यदि मैं चिकित्सा के दृष्टिकोण से यदि देखूं तो कोविड-19 और क्रियाकाल का थोड़ा सा मैम डिस्क्रिप्शन दें। जी बिल्कुल। जैसे कोविड-19 में हम इसे सन्निपातज दोष कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों दोष का प्रकोपित हमें दिखाई देता है, दोष मिलते हैं। जैसे वात हो गए तो वात दोष के कारण ब्रीदिंग डिफिकल्टी मिली है। पित्त दोष के कारण टेम्परेचर हमारा हाई हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं बॉडी में, मतलब जैसे उष्णता महसूस हो रही है, सारी चीज़ें। और कफ के कारण सॉर थ्रोट, रनिंग नोज, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो ये सारी सिम्टम्स मैंने जो संचय, प्रसर, प्रकोप, ये सब में बताया है कि उसके आधार पर हम ना निदान परिवर्जन करके, वमन विरेचन करके उस अवस्थिक के हिसाब से चिकित्सा कर सकते हैं। और क्या मैडम वमन विरेचन वगैरह करना उस टाइम पे सही है? बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, लेकिन बिना आयुर्वेद फिजिशियन की सलाह के बिना नहीं करना है ये चीज़। और दोष अगर ज़्यादा प्रकोपित हैं, अगर आपके चिकित्सक आपको कहते हैं कि आपको वमन विरेचन करना है, कराना है, तो आप करा सकते हैं। बिकॉज मैम उस टाइम पे कंडीशन ऐसी होती है, कोविड पेशेंट की बहुत वीक होते हैं सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे उस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उस समय हम सिर्फ समन औषधियाँ ही ले सकते हैं। हाँ, पोस्ट कोविड में जो है पोस्ट ये कोविड बहुत में ये कर बेनिफिशियल सकते है। हैं। जी बिल्कुल। जी जैसे मैडम मॉडर्न में स्वैब टेस्ट किया जाता है, तो हमारे आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा? स्वैब टेस्ट तो नहीं करते हम लोग। एक जैसे कोविड-19 एक रोग महामारी है, हम उसके लिए जैसे मॉडर्न में एक स्वैब टेस्ट चीज़ें पर्टिकुलर करते हैं। हमारे आयुर्वेद में हम रोग का निदान करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए हम सिर्फ व्यक्ति की प्रकृति जानते हैं, उनके दोष जानते हैं कि मतलब किस टाइप के दोष उनको रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो भी दोष के साइन सिम्टम्स के आधार पर हम उससे जान सकते हैं, और उसके आधार पर ही जैसे मैंने बताया इससे पहले कि रोग का बल जानना है कि कैसा है, उसके बाद रोगी का बल भी जानना है कि रोगी का बल स्ट्रेंथ कैसा है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसकी अग्नि कैसी है, उसकी पोस्ट कैसे है। उसी के आधार पर हमको उनकी थेरेपीज बनानी है, बिल्कुल उनको ट्रीटमेंट देना है। और मैडम हम जैसे कि आप क्रिया शारीर से बिलोंग करते हैं, तो हमारे कौन कौन से सिस्टम जो है इफेक्ट हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ जानना चाहूँगी। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से तो होते ही हैं, ये हमने देखा है क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई है बहुत। और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायरिया वगैरह भी कई लोगों को ये सिम्टम्स देखने को मिले हैं। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में मेन तो है रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, जैसे वाग्भट ने कहा है कि सभी रोग का कारण क्या होता है, मंदाग्नि होता है। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? उदर से ही उत्पन्न होता है। तो ये माना गया है अगर हम अपनी अग्नि सही रखेंगे तो हमारा भोजन का पाचन होगा, अच्छे से होगा, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। जब तक जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हम लोग कई औषधियाँ ले रहे हैं, जी लेकिन नहीं हो पा रही औषधियाँ ले रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपरली तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ पे अग्नि ही मन है तो पाचन नहीं कर पा रही। और अग्नि मन है तो फिर क्या उत्पन्न होता है? आम उत्पन्न होता है। और वो कैसा होता है? चिपचिपा चिकना पदार्थ होता है जो इंटेस्टाइन के वॉल में क्या होता है? चिपक जाता है, और वहीं पे सारे जो कीटाणु होते हैं वो आपस में घर कर लेते हैं। इसलिए मेडिसिन जो भी हम लेते हैं वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। सबसे पहले हमको आम को ही हटाना है, वहीं अग्नि को बढ़ानी है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक घरेलू उपाय भी है। 1 गिलास पानी लेंगे, 1 चम्मच सौंफ लेंगे, 1 चम्मच जीरा लेंगे, 1 चम्मच ये धनिया का पाउडर लेंगे, और इसमें एक छोटा कच्चे अदरक का टुकड़ा लेकर आप उबाल सकते हैं, और उसे दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके उस पानी को पी सकते हैं। इससे क्या होता है? हमारा आम भी कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और धीरे धीरे अग्नि जो होती है बढ़ती जाती है। और एनारेक्सिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें हम, उसमें भी बहुत अच्छा होता है अदरक जो हम पानी में डालते हैं, तो टेस्ट जो है वापस लाने के लिए बहुत अच्छा होता है। मैडम इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या, थोड़ा सा प्रिकॉशंस के बारे में भी हम प्रिकॉशन में भी आचार्य चरक ने बताया है, प्रसंगात, सरसयात, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब एक श्लोक के माध्यम से बताई हैं कि आपस में मतलब जो फिजिकल कांटेक्ट है वो नहीं करना है, और साथ में सोना नहीं है, एक प्लेट में साथ में खाना नहीं है, दूसरे के कपड़े यूज़ नहीं करने हैं,
और मतलब दूरियां बना के रखनी, ये सारी चीज़ें आचार्य चरक ने अपनी संहिता में पहले से वर्णन किया हुआ है। ठीक है मैडम। और मैडम आप किस तरीके से जो है फिजियोलॉजी से कनेक्ट करना चाहेंगे इसको मैडम? मैं बस मेरा टॉपिक यही था कि मैं सड़क्रिया काल में बताऊं कि कैसे किस अवस्था में दोष जो प्रकोपित होते हैं, जैसे हम पैंडेमिक को भी लेकर देख सकते हैं कि कैसी मतलब सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेनली ये संचय प्रकोप प्रसरण में तो उतने हमको नहीं पता चल रहे हैं, लेकिन वो क्या है व्यक्त अवस्था में वो सारे सिम्टम्स हमें